Hello students, in this part I will discuss about pancreas and its secretion. Okay, so pancreas क्या है? pancreas एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास स्टमक के जस्ट नीचे। ये लीफ साइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसमें दो पार्ट हैं, यानी इसमें इसके पास दो टाइप के सेल्स हैं। वन इज एंडोक्राइन एंड अनदर इज एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन सेल्स है, ऑब्वियस एंडोक्राइन सेल्स हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में अपने सेक्रेशन को डालता है, उसको हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट हमारे पास हार्मोन का सेक्रेशन करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टैटिन। और एक्सोक्राइन पार्ट से सेक्रेशन आता है पेनक्रियाटिक जूस का, और ये पेनक्रियाटिक जूस फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो पेनक्रियाज से एक डक्ट अराइज होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था। दैट डक्ट वाज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, या इसको डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं। इस डक्ट ऑफ विर्सन में हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आकर के ज्वाइन हुआ था। इसके बाद हमारे पास हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एम्पुला ऑफ वाटर के पास डिओडनम में ओपन हुआ था, और डिओडनम में इसने अपने सेक्रेशन से फूड के डाइजेशन को किया था। ये एक एल्कलाइन सेक्रेशन है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज का सेक्रेशन है, पेनक्रियाटिक जूस, और ये एल्कलाइन सेक्रेशन है। ऑलमोस्ट इसका pH 7.3 के आसपास होता है। बाइल भी एल्कलाइन सेक्रेशन होता है। यहाँ पर डिओडनम में बाइल भी होता है, और ये बाइल भी हमारे पास एल्कलाइन होता है। और साथ में यहाँ पर डिओडनम के सबम्यूकोसा ऑफ डिओडनम contains another gland which is known as Brunner's gland। यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचें कि डिओडनम के पास इतने सारे एल्कलाइन सेक्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। ये सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये कि स्टमक से फूड आया है, और पता है कि स्टमक में HCl के प्रेजेंस में पूरा फूड हमारा एसिडिक हो चुका है। तो इस एसिडिक फूड में जो एसिडिटी है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर इतने सारे एल्कलाइन सेक्रेशन होते हैं, जिसके प्रेजेंस में वो फूड हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उस पर डाइजेस्टिव जूस का एक्शन शुरू होता है। ठीक है, ये सारे सेक्रेशन यहाँ पर एल्कलाइन है। ये एल्कलाइन सेक्रेशन जो न्यूट्रिएंट मीडियम, जो वहाँ पर डाइजेशन का मीडियम है, उस डाइजेशन के मीडियम को एसिडिक से न्यूट्रल करने के लिए सिक्रीट होकर के आ रहा है। क्लियर। अब पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिसके हेल्प से फूड का डाइजेशन होगा। तो पेनक्रियाज से जो सेक्रेशन है, दैट सेक्रेशन इज पेनक्रियाटिक जूस, एंड दिस पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स टोटल 6 एंजाइम्स। यहाँ पर टोटल 6 एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से 3 एंजाइम्स, ये आउट ऑफ 6 हमारे पास 3 आर इनएक्टिव एंड 3 आर एक्टिव। अब बताओ इनएक्टिव कौन सा होगा। ऑब्वियस है कि जो प्रोटियोलाइटिक होगा वो इनएक्टिव होगा, और बाकी सारे यहाँ पर एक्टिव होंगे। तो जो इनएक्टिव एंजाइम है, ये सारे एंजाइम प्रोटियोलाइटिक है, और ये प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए है। तो एंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक का ट्रिप्सिनोजेन, टाइमोट्रिप्सिनोजेन, and procarboxy peptidase और एक्टिव एंजाइम का नाम है एक्टिव एंजाइम्स। यहाँ पर जो प्रेजेंट है उनका नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लिपेज एंड पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस। ओके, तो इतने सारे एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसमें से पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जितने भी एंजाइम है सबसे पहले इन्हें हमें एक्टिव करना पड़ेगा।
जेजुनम पार्ट, क्योंकि आपने सुना था कल कि स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम ये 3 पार्ट होता है। तो जेजुनम पार्ट से एक एंजाइम आता है इनको एक्टिव करने के लिए, एंड दैट एंजाइम इज एंट्रोपेप्टाइडेज और एंट्रोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजन एंट्रोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एंट्रोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, ठीक है, और ये एक्टिव है। इस एक्टिव से निकलकर बाहर चला जाता है इनएक्टिव पेप्टाइड्स, तो ये एक्टिव हो जाता है। एक बार ट्रिप्सिन बन जाए इसके बाद हमें इस एंट्रोकाइनेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ट्रिप्सिन का बनना सफिशिएंट है कि ये बाकी सारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और साथ में ये खुद के यानी ट्रिप्सिनोजन को भी ये एक्टिव कर सकता है। सो ट्रिप्सिन इज कॉल्ड ऑटोकैटालाइटिक, मतलब सेल्फ एक्टिवेटर, एंड हेटेरोकैटालाइटिक, यानी दूसरे को एक्टिव करने वाला। तो इसको ऑटोकैटालाइटिक और हेटेरोकैटालाइटिक एंजाइम कहते हैं, किसको? एक्टिव ट्रिप्सिन को। अब ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब के सब हमारे पास ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर के ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये सारे के सारे एंट्रोपेप्टाइडेज हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड सुनेंगे, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज या एंट्रोपेप्टाइडेज। तो एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब होता है कि देखो, प्रोटीन हमारे पास बड़ा सा पॉलीपेप्टाइड का चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड के चेन को जब हम तोड़ेंगे ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूटेगा। तो अगर ये ब्रेक करता है बॉन्ड को बीच से, यानी कि बड़े से पॉलीपेप्टाइड में से बीच से तोड़ दिया तो 2 छोटे सेगमेंट पेप्टाइड के बन गए। तो ये जितने भी यहाँ पर एंजाइम है ये सारे एंडोपेप्टाइडेज हैं, यानी ये अमाइनो एसिड को रिलीज करने वाला नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन का डाइजेशन करके ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऑल आर, ये तीनों कैसे हैं? ऑल आर एंडोपेप्टाइडेज which digests long polypeptide into small peptides, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूटेगा। और जब फाइनली पेप्टाइड टूट जाएगा तो क्या रिलीज होगा? अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे, लेकिन ये किनारे से अमाइनो एसिड को रिलीज नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो हमारे पास ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन है। तो ये अगर किनारे से कट करेगा तो अमाइनो एसिड रिलीज होगा, अगर किनारे से कट लगाता है तो एक्सोपेप्टाइडेज होगा। लेकिन ये सारे एक्सोपेप्टाइडेज नहीं, सारे के सारे एंडोपेप्टाइडेज हैं, यानी ये बीच से कट लगाएगा, यहाँ से कट लगाएगा, जिसके कारण हमारे पास क्या बनेंगे? जिसके कारण हमारे पास ये छोटे छोटे पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ने छोटे छोटे पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन किया प्रोटीन को डाइजेस्ट करके। नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास इसमें जो स्पेशल एंजाइम है वो एक काइमोट्रिप्सिनोजन है। यहाँ पर काइमोट्रिप्सिनोजन का एक फंक्शन आपको इम्पोर्टेंट, ये प्रोटियोलाइटिक है लेकिन ये स्पेशली मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है।
आपने मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक और एंजाइम का नाम सुना था, किसी को नाम याद होगा? कौन सा एंजाइम सुना था आपने? रेनिन का नाम सुना था स्टमक में। और यहाँ पर हमारे पास काइमोट्रिप्सिन है जो कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अलावा यानी ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अलावा हमारे पास 3 एक्टिव एंजाइम्स भी हैं, जैसे स्टार्च, या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए स्टार्च या ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। और ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च या ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करके बनाता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड। हम लोग जो भी सोर्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं मतलब प्लांट या एनिमल जो कुछ भी खा रहे हैं, सब में न्यूक्लिक एसिड है। इस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास इधर डीएनए है या आरएनए है। तो अगर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए और आरएनए किस चीज का बना है? शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 एंजाइम प्रेजेंट है, डी एंड एज। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, आर एंड एज आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए। तो शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, इतना हमारा डीएनए होता है। इसी तरह से शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस हमारा आरएनए होता है। अंतर होता है दोनों में शुगर का, यहाँ पर शुगर डीऑक्सीराइबोस होता है, यहाँ पर शुगर राइबोस होता है। ठीक है, तो 2 एंजाइम हो गए। अब ये एंजाइम अगर डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं तो ये टूटेगा, शुगर टूटेगा, फॉस्फेट टूटेगा, नाइट्रोजनस बेस टूटेगा। ठीक है, तो अगर इसको डीएनए से ट्रीट कर दिया तो ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा किसमें? तो पहले इसमें से फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो रह क्या जाएगा? बोलो, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और ये दोनों एक साथ रहेंगे और यहाँ से रिलीज क्या हो गया? फॉस्फेट। अगर डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अगर इस न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट निकल जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए ने डीएनए का डाइजेशन किया, डीएनए को डाइजेशन करके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा। न्यूक्लियोटाइड्स में टूटने के बाद न्यूक्लियोटाइड किस में टूटा? न्यूक्लियोसाइड में टूटा। इतना टूट करके डीएनए का फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद जो इसी तरह से आरएनए भी होगा, आरएनए डाइजेस्ट करेगा आरएनए को, फिर से टूटेगा, शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही जैसा होता है, केवल शुगर का डिफरेंस होता है। अब बाकी का जो डाइजेशन है, बाकी का डाइजेशन मतलब अभी आपको डाइजेस्ट करके सिंपल बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अभी भी फूड आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जैसे माल्टोज 2 ग्लूकोज है, इसमें 2 ग्लूकोज है, इसमें 2 ग्लूकोज है, तो इसको ये सारे के सारे डाइसेकेराइड्स हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स बने हैं, वैसे ही हमारे पास शॉर्ट पेप्टाइड्स बने हैं। तो अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स in the jejunum part of small intestine with the help of digestive juice of crisps of liver cohen, and the digestive juice of small intestine is called succus entericus। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सक्कस एंट्रिकस के फंक्शन को, कि कैसे ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करता है। क्लियर है? ओके।